थियरी ऑफ रिलेटिविटी आमतौर पर अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दो परस्पर संबंधित सिद्धांतों को शामिल करता है, जिनमें विशेष सापेक्षता यानी स्पेशल रिलेटिविटी और सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी, जो कि 1905 और 1915 में प्रस्तावित और प्रकाशित हैं, शामिल है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक घटनाओं पर स्पेशल रिलेटिविटी लागू होती है। वह जनरल रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम और प्रकृति की अन्य शक्तियों से इसके संबंध की व्याख्या करती है। यह खगोल विज्ञान सहित ब्रह्मांड संबंधी और खगोल भौतिकीय क्षेत्र पर लागू होता है। सिद्धांत ने सैद्धांतिक भौतिकी और खगोल विज्ञान को 20वीं शताब्दी के दौरान बदल दिया, जो मुख्य रूप से आइजैक न्यूटन द्वारा बनाए गए मैकेनिक्स के 200 साल पुराने सिद्धांत को पीछे छोड़ देता है। इसने अंतरिक्ष और समय की एक एकीकृत इकाई के रूप में 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम सहित रिलेटिविटी विथ साइमल्टेनिटी, काइनेमैटिक्स, गुरुत्वाकर्षण, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसी अवधारणाओं को पेश किया। फिजिक्स के फील्ड में रिलेटिविटी ने प्राथमिक कणों के विज्ञान में सुधार किया। सापेक्षता के साथ ब्रह्मांड विज्ञान और खगोलीय भौतिकी ने न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल और ग्रेविटी जैसी असाधारण खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी की। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस बाग चैनल को। तो शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पार्ट 1 को, जिसमें हम आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में जानेंगे। स्पेशल रिलेटिविटी स्पेस टाइम की संरचना का एक सिद्धांत है। अल्बर्ट आइंस्टीन का 1905 का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाशित अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इसे आइंस्टीन के 1905 के पेपर ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ में पेश किया गया था। विशेष सापेक्षता इस बात की व्याख्या है कि गतिक द्रव्यमान समय व स्थान को कैसे प्रभावित करती है। सिद्धांत में ऊर्जा और पदार्थ के बीच संबंध को परिभाषित करने के लिए प्रकाश की गति के साथ एक तरीका शामिल है, जिससे द्रव्यमान की छोटी सी मात्रा को भी ऊर्जा की बड़ी मात्रा में परिवर्तित किया जाता है। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी क्लासिकल इक्वेशन की, जिसको आपने अपने जीवन में एक न एक बार ज़रूर सुना होगा। E = mc²। स्पेशल रिलेटिविटी दो अवधारणाओं पर आधारित है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में परस्पर विरोधी हैं। इनमें पहला है कि एक दूसरे के सापेक्ष संदर्भ के किसी जड़त्वीय फ्रेम अर्थात वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि किसी एक्सेलरेशन से ना गुजर रहा हो, वहाँ सभी ऑब्जर्वर्स के लिए फिजिक्स के नियम समान है, तथा दूसरा है कि वैक्यूम में प्रकाश की गति सभी ऑब्जर्वर्स के लिए समान होती है, चाहे उनकी रिलेटिव स्पीड या लाइट सोर्स की स्पीड कुछ भी हो। अब अगर हम बात करें सापेक्षता से पहले की भौतिकी की, तो आइंस्टीन से पहले अधिकांश एस्ट्रोनॉमर्स 1686 में आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए गति के 3 नियमों से ही ब्रह्मांड की पहेलियाँ सुलझाया करते थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार न्यूटन के नियम फिजिक्स के लगभग हर एप्लीकेशन में मान्य साबित हुए। उन्होंने यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ का आधार बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें न्यूटन के काम से नहीं समझाई जा सकती। उदाहरण के लिए प्रकाश के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, परंतु इसे पूर्णतः समझाने में सभी असफल रहे। बाद में इसके ड्यूअल नेचर की पुष्टि हुई। अब हम प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में जानते हैं। प्रकाश पर आने वाले समय में इसी चैनल पर हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आइंस्टीन विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के साथ किस प्रकार आए, जबकि उस समय तक न्यूटन के सिद्धांतों द्वारा ब्रह्मांड के सवालों का हल खोजा जा रहा था। तो आपको बता दें कि आइंस्टीन के अनुसार उनकी 1949 की पुस्तक
ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में उन्होंने बताया है कि जब नवोदित भौतिक विज्ञानी ने प्रकाश के व्यवहार पर सवाल उठाना शुरू किया जब वह सिर्फ 16 साल के थे। एक किशोर के रूप में एक विचार प्रयोग में उन्होंने लिखा, उन्होंने प्रकाश की किरण का पीछा करने की कल्पना की। आगे उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा कि क्लासिकल फिजिक्स का अर्थ होगा कि जैसे ही काल्पनिक आइंस्टीन प्रकाश को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, प्रकाश तरंग अंततः शून्य के सापेक्ष गति पर आ जाएगी। आदमी और प्रकाश एक साथ गति से आगे बढ़ रहे होंगे और वह प्रकाश को एक जमे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में देख सकता था। लेकिन यह जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा साबित इक्वेशंस को गलत साबित करता है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड की समान गति से ही निर्वात में चलती हैं। इस कहानी को जॉन डी नॉर्टन ने अपनी पुस्तक आइंस्टीन ऑफ एवरीवन में चुनौती भी दी थी। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से प्रकाश की किरण तक पकड़ सकता है, तो क्या किसी व्यक्ति की गति को और उनके सुविधाजनक बिंदु के आधार पर फिजिक्स को पूरी तरह बदलना होगा? इसके बजाय आइंस्टीन ने एक एकीकृत सिद्धांत की मांग की जो फिजिक्स के नियमों को सभी के लिए हर जगह हर समय समान बनाए। तो इस प्रकार जन्म हुआ थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का, जिससे इस सिद्धांत के अन्य आश्चर्यजनक परिणाम भी सामने आए। अगर हम उनकी बात करें तो उनमें से पहला परिणाम रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी है। भौतिकी में एक साथ सापेक्षता की इस अवधारणा के अनुसार दूर की दो स्थानिक रूप से अलग अलग घटनाओं का एक समय एक साथ होना एक निरपेक्ष घटना नहीं है। यह ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मुंबई में एक कार दुर्घटना और जयपुर में एक दुर्घटना पृथ्वी पर एक ऑब्जर्वर के लिए एक ही समय पर होने वाली प्रतीत होती है, लेकिन मुंबई से जयपुर के बीच उड़ान भरने वाले एयरप्लेन पर एक ऑब्जर्वर के लिए यह थोड़ा अलग समय पर हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा यदि गति की स्थिति के आधार पर दो घटनाओं को संयोजित रूप से जोड़ा नहीं जा सकता, तो मुंबई में दुर्घटना किसी दिए फ्रेम में पहले घटित हो सकती है और जयपुर दुर्घटना दूसरे में पहले घटित हो सकती है। हालांकि यदि इवेंट यथोचित रूप से जुड़े हुए हैं तो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रायोरिटी ऑर्डर सेम बना रहता है। अगर कोई मानव इतिहास में उपस्थित किसी प्रसिद्ध समीकरण का वर्णन करे तो संभावित तौर पर वह E=mc² ही कहेगा। E=mc² एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जिसका तात्पर्य है कि ऊर्जा प्रकाश वर्ग की गति के द्रव्यमान के बराबर है। दूसरे शब्दों में वे एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दो रूप हैं, लेकिन उनका आसानी से आदान प्रदान नहीं होता है क्योंकि प्रकाश की गति पहले से ही एक बहुत बड़ी संख्या है और समीकरण की मांग है कि इसे स्वयं से गुणा किया जाए ताकि यह और भी बड़ा हो जाए। द्रव्यमान की एक छोटी मात्रा में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेपर क्लिप में परमाणुओं में से प्रत्येक को शुद्ध ऊर्जा में बदल सकते हैं, कोई द्रव्यमान यहाँ नहीं बचता है। पेपर क्लिप 18 किलोटन TNT के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यह मोटे तौर पर 1945 में हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणविक बम का आकार है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितनी भयानक तबाही मचा सकता है। इसके अनुसार चलती घड़ियों को एक ऑब्जर्वर की स्थिर घड़ी की तुलना में अधिक धीरे धीरे गति करते मापा जाता है। लंबाई संकुचन अर्थात लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक घटना है जिसे एक चलती वस्तु की लंबाई को उसकी उचित लंबाई से कम होने के लिए मापा जाता है, जो कि वस्तु के अपने रेस्ट फ्रेम में मापी गई लंबाई है। आमतौर पर यह प्रकाश की गति के पर्याप्त अंश पर ही ध्यान देने योग्य होता है,
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन केवल उस दिशा में होता है जिसमें शरीर यात्रा कर रहा है। मानक वस्तुओं के लिए यह प्रभाव रोज़मर्रा की गति पर नगण्य है और सभी नियमित उद्देश्यों के लिए इसे अनदेखा किया जा सकता है। यह केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब वस्तु ऑब्जर्वर के सापेक्ष लाइट की स्पीड तक पहुंचती है। कोई भी भौतिक वस्तु, संदेश या क्षेत्र रेखा निर्वात में प्रकाश की गति से तेज गति से यात्रा नहीं कर सकती है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है, तेज या तुरंत नहीं। विशेष सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स हमारे ब्रह्मांड में काम करने के सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल में से दो हैं, लेकिन विशेष सापेक्षता ज़्यादातर बहुत बड़ी दूरी, गति और वस्तुओं से संबंधित होती है। स्पेशल रिलेटिविटी में घटनाएं निरंतर और नियतात्मक हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक क्रिया का परिणाम प्रत्यक्ष, विशिष्ट और स्थानीय परिणाम होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान में अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जिसने यह सिद्ध किया कि भौतिकी के नियम सभी नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स के लिए समान होते हैं। वह वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा समान ही बनी रहती है, चाहे ऑब्जर्वर की स्पीड कुछ भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व अगर आपको जनरल रिलेटिविटी के बारे में भी जानना हो तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 2 भी देखना ना भूलें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।